आपके लिए कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके साथ आप जनता के बीच में गए हैं? सबसे पहला मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा मुद्दा है गरीब कल्याण का, तीसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर विकास। भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। मुसलमान कंसोलिडेट होगा समाजवादी पार्टी के साथ, साथ में उनके संग यादव भी हैं। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती, 1+1 2 नहीं होता, कई बार 11 भी होता है। मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी? सरकार बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे सीट कितनी भी आए। क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे। उत्तराखंड में आपको क्या लगता है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है? कैसे रूप से भाजपा की सरकार बन जाएगी? मेरे साथ हैं एक ऐसे नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं बल्कि कई बार इतिहास रचा है। 2014 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीजेपी की साख बनाई। 2017 में एक प्रचंड बहुमत के साथ 312 सीटें दिलाकर प्रदेश के राजनीति का स्वरूप बदल डाला। आज बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस चुनावी दौर में उनका पहला इंटरैक्शन। अमित शाह जी, आपको न्यूज़ 18 को पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस चुनावी दौर में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से। बहुत कम नेता हैं जो कि इस देश में उत्तर प्रदेश को उस तरीके से समझते हैं जैसे कि आप समझते हैं। 2014 में आपने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में साख बनाई, 2017 में प्रचंड बहुमत के संग सरकार बनी, उसके पीछे आपका हाथ था। इस बार आपने 300 पार का नारा दिया है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फील है? ग्राउंड में ये फील है और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से एक बार बहुत अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाएगा और विजय की बाउंड्री निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने जा रही है। अमित शाह जी, आप काफी यूपी में आपने काफी जगहों पर रैलियां संबोधित की, आप काफी देर से घूम रहे हैं। आपके लिए कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके साथ आप जनता के बीच में गए हैं? देखिए, 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथ अगले 3 चुनावों से ज्यादा मजबूती से जोड़ा है। सबसे पहला मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा मुद्दा है गरीब कल्याण का, तीसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीने का पानी हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो या बिजली पहुंचना हो, और हमारा चौथा मुद्दा है कि हमने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, हमारा गरीब कल्याण का मुद्दा भी बड़ा है, विकास भी बड़ा मुद्दा है और लोगों को ऐसा मालूम कराने में हम सफल हुए हैं कि हमारी सुनवाई हो रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आप लॉ एंड ऑर्डर का मानते हैं, सुरक्षा का मानते हैं? मैं उत्तर प्रदेश में लगभग 2013 की मई से लेकर 2000 की काउंटिंग तक कार से हर जिला छोड़ दीजिए, हर ब्लॉक तक लगभग गया हूँ। कोई सोनभद्र के 1-2 ब्लॉक छूट गए हो, हर ब्लॉक तक मैं गया हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर थाने में जाते ही FIR रजिस्टर हो जाएगा, इसको कल्पना मानी जा सकती। सपा आती थी तो एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ भी करने का अधिकार होता था। पश्चिम में किसानों के घर के सामने बैठी हुई बांधी हुई भैंसे छोड़कर ले जाते थे, किसान उफ नहीं कर पाता। हमने स्थिति देखी है। मेरठ से कई सारे लोगों ने दिल्ली में किराए के फ्लैट लेकर बच्चियों को यहां पढ़वाना शुरू किया था, वहां से पलायन हो रहा था। करोड़ों रुपए की लोगों की भूमि गुंडे कब्जा कर बैठ गए थे। आज योगी जी की सरकार बनने के बाद डकैती के अंदर 72% की कमी आई, लूट के अंदर 62% की कमी आई, अपहरण के अंदर 29% की कमी आई और बलात्कार के मामले में 50% की कमी। ये बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के। आज एक ही समय ऐसा है जब आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में।
उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच नहीं सकती जी कि जो उनको परेशान करने वाले थे बेचारे बनकर आज जल की रोटियां तोड़ रहे और वो एक चैन की सांस ले रहे। एक भी जिले में कोई बाहुबली नहीं है, एक भी जिले में कोई माफिया नहीं है। हर जनपद में माफिया हुआ करते थे और लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति जी सरकारी संपत्ति से, गरीबों की संपत्ति को अलग से 2000 करोड़ की संपत्ति ये माफियाओं ने कब्जाई थी। इसको हमने मुक्त कराने का काम किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि, जनता इसको एक्नॉलेज कर रही है। आज कानपुर शहर में रात को 12 बजे मैंने बच्चियों को स्कूटी पर जाते हुए देखा है, मन को बड़ा संतोष होता है। मैं कुछ दिन पहले की बात करता हूं जी, मैं एक होटल में ठहरा था, उसकी खिड़की से रात को 12 साढ़े 12 बजे मैं रोड देख रहा था। कई बच्चियां स्कूटी लेकर कानपुर में रात को 12 बजे अकेली जा रही थी। तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता इसको एक्नॉलेज कर रही है और वोट में कन्वर्ट भी हो रहा है। आप तुष्टीकरण की जब बात करते हैं तो आपका इशारा मुसलमानों और यादवों से है। जब आप योगी जी ने अभी बात की थी कि ये चुनाव जो है 80% और 20% का चुनाव है, तो क्या इसका मतलब मुसलमान वर्सेस हिंदू का चुनाव देख रहे हैं आप? मुझे लगता है इनके बैक ऑफ द माइंड कोई वोट प्राप्त करने वाला वो रहा होगा। मैं नहीं मानता कि हिंदू और यादव इस प्रकार से गिनकर, मुस्लिम और यादव इस प्रकार, कोई वोट प्रतिशत सपा का कितना रहा क्या रहा इसके हिसाब से करा होगा मुझे। पर आपको ये नहीं लगता कि चुनाव में पोलराइजेशन हो रहा है? पोलराइजेशन जरूर हो रहा है, गरीब पोलराइज हो रहा है, सलामती फील करने वाले लोग पोलराइज हो रहे हैं। 18 योजनाएं 20 सालों की एवरेज से लंबित थी सिंचाई की, तो किसान भी पोलराइज हो रहा है। ढेर सारे किसानों को आज किसान कल्याण निधि का पैसा मिल रहा है, 23,000 करोड़ रुपया मिला है, तो वो पोलराइज हो रहे हैं। तो पोलराइजेशन तो मैं ढंग से देख रहा हूं। मैं बताता हूं, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,00,000 माताओं को गैस दिया है। इसमें सब लोग हैं जी, सब लोग हैं। 2,62,00,000 घरों में शौचालय नहीं थे, आप कल्पना कर सकते हैं जी। 2,62,00,000 घरों की माताएं कितनी शर्म हर रोज सुबह महसूस करती हो। आज वो सम्मान के साथ अपने घर में ही जी रही। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का 40 लाख माताओं को फायदा हुआ। 1,41,00,000 घर ऐसे थे जिसमें यूपी में आजादी के 70 साल के बाद बिजली का लट्टू भी नहीं था, कनेक्शन ही नहीं था। 1,41,00,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2,68,00,000 एलईडी के लट्टू बांटे गए हैं। स्वनिधि योजना के तहत लगभग 8,80,000 स्ट्रीट वेंडर को लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई गरीब कल्याण के लिए, देश भर के लिए बनाई जी, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आप मुझे बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में जैसा काम किया है और स्टेट से कहीं अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं आपसे इसी रिलेटेड सवाल एक पूछना चाहता हूं। मेरे दिमाग, मैंने योगी जी से भी ये सवाल पूछा था कि सबका साथ सबका विकास बात करने वाली पार्टी मोदी जी का ये नारा है, आपका नारा है, योगी जी का नारा है, ये जब टिकट वितरण करती है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है, सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वो ही रिश्ता हमारा है। मगर चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक आपकी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। चुनाव जीतना भी जरूरी है, इस वजह से इस तरीके की निश्चित रूप से जी। उसके बाद अगर उनके कल्याण में कहीं भेदभाव हो तो कोई आरोप कर सकता है। सरकार संविधान के आधार पर चलती है और सरकार जनता के वोटों से चुनकर आती है, जो देते हो उसे। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। कुछ लोग जो आपको छोड़कर गए, 3 मंत्री और कुछ एमएलए, उन लोगों ने इस चुनाव को दूसरा कलर देने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये चुनाव
80-20 नहीं 85% वर्सेस 15% का है, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड। ये चुनाव में 100% मतदाताओं का महत्व है जी, परंतु मैं मानता हूं कि जो छवि बनाई जा रही थी कि पिछड़ा समाज में बिखराव है, मैं 3 चरण में घूमकर आ रहा हूं। मैं बताता हूं मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने ये चुनाव का पूरा चित्र बदल दिया है। तो आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के अलावा ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। दोनों मुद्दे, लाभार्थी आपके दोनों हमारे लाभार्थियों का जो स्केल है जी, वो चुनाव को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 70 साल तक मेरे घर में किसी ने कोई सुविधा नहीं बढ़ाई, मोदी जी ने 5 लाख का कार्ड भी दे दिया, जिससे 5 लाख तक का सारा खर्चा मेरे हेल्थ का बिल आज भारत सरकार चुका रही। ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव धर्म और जात से ऊपर उठ सकता है इस बार? उठा हुआ ही है। तो फिर धर्म और जात की इतनी बात क्यों हो रही है? हर भाषण में धर्म और हर बात। एक ट्रेडिशन पड़ी थी कांग्रेस के जमाने से, सपा बसपा ने उसको और गहराया, कुछ बार सफल भी हुए थे पास्ट में जी। मगर अब मुझे लगता है धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। अगर थोड़ा सा आंकड़ों पे एक नजर डालें तो आप जब पिछले चुनाव में 40% से ज्यादा वोट आपको मिले थे, बाकी बीएसपी और एसपी को कुछ 22 के आसपास दोनों को वोट शेयर था। अगर इस बार अगर आप देखें तो मुसलमान का ऐसा लगता है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, दो ही मतलब मुसलमान कंसोलिडेट होगा समाजवादी पार्टी के साथ, साथ में उनके संग यादव भी हैं, कुछ और जातियां भी जुड़ रही हैं जैसे राजभर हो गए, जाट भी शायद थोड़ा बहुत इधर उधर छिटक सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे समीकरण को देखें तो कुछ चित्र बदलता हुआ दिखाई देता है। देखिए मैं तो मानता हूँ हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के डायनेमिक्स और इसकी गिनतियां भी अलग होती है, परंतु आप जो कह रहे हैं तो मैं इससे बाद वाले एक चुनाव में कह रहा हूं आपको। आप 17 का चुनाव दे, मैं 19 का चुनाव में चारों पार्टियां साथ में थी, क्या हुआ? हम 65 सीट जीत कर आ गए और 287 असेंबली में हमारा विजय हुआ जी। मैं 65 लोकसभा कह रहा हूं, उसको अगर असेंबली के सांचे में ढाल देते तो 287 असेंबलियों में विजय हुआ। आप अगर 17 का उदाहरण देते हैं तो 17 में तो 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और सपा। 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी चारों इकट्ठा हुए थे जी। हम 287 असेंबली सीटों पर जीते थे, 65 लोकसभा जीते थे। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती, 1+1 2 नहीं होता, कई बार 11 भी हो जाता है जी। पर मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर तो तालमेल राहुल भाई आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए जी। ओपोजिशन का रत्नात्मक समर्थन तो चाहिए ही चाहिए, परंतु सरकार बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत प्राप्त करेंगे। हमारे पास जो दल है, 2 दल है, वो भी अच्छी सीटें प्राप्त करेंगे, हम पर्याप्त सीटें जीतेंगे। आपने योगी जी की बहुत प्रशंसा की। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा है, चाहे सीट कितनी भी आए, क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे, चाहे जो भी, अगर आपकी बहुमत आएगी तो। कुछ नहीं, बहुमत है ही नहीं भाई, तुम मान कर चलो प्रचंड बहुमत के साथ नहीं, वो तो प्रचंड आएगी तो अच्छा है, मगर अगर नहीं भी आए तो वो मुख्यमंत्री हर हाल में वही मुख्यमंत्री। 1-2 सवाल थोड़ा यूपी से हटकर सीएए पे बात करना चाहूंगा। नहीं, मैं सबसे पहले यूपी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जरूर बताना चाहता हूँ। जी। यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां देश के सबसे ज्यादा युवा बसते हैं। वहां की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज खोलने का काम किया है, 51 नए कॉलेजेस खोले हैं और 80 कॉलेज के नए बिल्डिंग बनाने का काम किया है। पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 40 मेडिकल कॉलेज। पहले 1900 मेडिकल सीटें थी, अब 4200 मेडिकल। 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुली है, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, 771 कस्तूरबा विद्यालय खुले, जिससे बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। और एक प्रकार से यूपी के हर जनपद के अंदर, चाहे मेडिकल शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे रोजगार संबंधित शिक्षा का वातावरण बनाना हो, चाहे ट्रेडिशनल कोर्सेज हो, ये सब जगह पे
शिक्षा के माहौल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का हमने काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारे बदलाव हुए। 5 एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, टोटल 12 एयरपोर्ट बन गए हैं, 70,000 किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण या तो सुदृढ़ीकरण किया गया है, 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बनाया गया है। ये सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी के हम 5 एक्सप्रेसवे, मतलब अखिलेश जी कहते हैं कि ये सब एक्सप्रेसवे तो हमारे समय में बन रहे थे, इसका क्रेडिट योगी जी लेना चाह रहे हैं। अखिलेश जी कोई नक्शा बता दे पहले, एक छोड़कर। उत्तराखंड में आपको क्या लगता है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है? कांग्रेस कह रही है कि वो सरकार बना रहे हैं, आप कैसे निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बन जाएगी, अच्छी सरकार बनेगी। धामी जी ने बहुत अल्प कालखंड के अंदर बहुत अच्छा काम किया। इन टोटल 5 साल में उत्तराखंड के अंदर 4 धाम के प्रोजेक्ट्स हो या बिजली के प्रोजेक्ट्स हो, ढेर सारे काम हुए और गरीब कल्याण वहां पर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया, हमें पहला इंटरव्यू दिया इस चुनावी दौर में, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।